इसके रीजन में जाना होगा। वंदे भारत हैज बीन ओवरसोल्ड। रेल फैन एक अलग ब्रीड है, उनको रेल के बारे में हमसे ज्यादा पता है। जो स्लीपर वर्जन था उसका नाम हम लोग ने ट्रेन 19 ओके कि वो हम 2019 के निकट निकला है, बन जाएगी। हम लोग अच्छे से आ गए हैं। हर रेलवे मैन इतना पैशनेट हो जाए तो रेलवे कहाँ से कहाँ पहुंच जाएगी। मैं ऐसे यूजुअली वीडियोस बनाता नहीं। मेरे वीडियोस मोस्टली नरेशन वाले रहते हैं फॉर डॉक्यूमेंट्रीज एंड एवरीथिंग। बट आज मैं एक ऐसा वीडियो आप तक ला रहा हूँ जो फील्ड में फोकस करता हूँ, या जिस गाड़ी पे, जिस फील्ड पे मैंने आज तक क्लियरली वंदे भारत एक्सप्रेस पे जो मैंने आज तक वीडियोस बनाए हैं या खुद एक्सप्लोर किया है, उनको शूट करते समय, उनका डॉक्यूमेंट्री करते समय, उनके क्रिएटर के साथ हम आज बैठे हैं, श्री सुधांशु मनी सर। हमारे जो कलीग है आकाश फ्रॉम द पावर ट्रेन चैनल, उनके साथ आज मैं यहाँ पे आया हूँ। तो उसी के साथ हम कुछ सवाल ऐसे करेंगे जो पब्लिश करने के बाद जो लोगों ने मुझे पूछे कि वंदे भारत में क्या क्या ऐसा देखा तुमने, या कुछ क्वेश्चंस थे। तो एक क्विक सेशन रहेगा, नॉट फुल लेंथ पॉडकास्ट। अगर कॉमन पीपल लाइक फिल्म स्टार से मिलते हैं तो दे आर वेरी एक्साइटेड। तो फॉर अ रेल फैन लाइक मी और लाइक अस, हमारे लिए एक जो आइकॉन रहता है या रोल मॉडल रहता है वो डिफरेंट रहते हैं। तो हमारे लिए एक रोल मॉडल की तरह है सुधांशु सर। सर वेलकम मेरे इस डिफरेंट वीडियो में। सर सबसे पहला सवाल जो मैंने ये किया कि वंदे भारत जो लोग देख रहे हैं, तो यूजुअली कॉमन पीपल में एक वो एरोडायनामिक उसका लुक है या हाई स्पीड है, तो लोगों में वो है कि वंदे भारत आई मतलब हाई स्पीड ट्रेन आ गई, या फिर द रोटेटिंग सीट्स ऑफ एग्जीक्यूटिव क्लास, या फिर ऑटोमेटिक डोर्स एंड ऑल। बट जब हमने एक्सप्लोर किया उसको वाइल मेकिंग सम डॉक्यूमेंट्रीज, तो वो बहुत कुछ डिफरेंट थी रादर देन जस्ट द विजुअल पार्ट। उसका टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट से भी वो बहुत एडवांस थी। तो बिफोर वंदे भारत केम इन टू एग्जिस्टेंस, द ट्रेन 18, जब भी आपने वो इनोवेशन किया, तो आपने एक पर्सपेक्टिव देखा रहेगा कि लोगों के सामने वो पोर्ट्रे कैसी हो। तो वो उसमें आप मतलब कैसा आपका पर्सपेक्टिव रहा था वो टाइम, कि कैसी फ्यूचर में लोग उसको देखे। जी, तो देखिए, एक जो ड्राइवर फोर्स था मेरा और लाइक माइंडेड टीम जो आधी टीम थी, वो एक ये था कि जो इमेज है भारतीय रेलवे की ट्रेनों की, वो डेकेड से नहीं बदली। आँख बंद करिए तो वही भारतीय रेलवे की ट्रेन आपको नजर आएगी। एक उसको चेंज कर, राइट, और उसके साथ साथ इमेज के साथ साथ यानी जो एस्थेटिक्स, उसमें एडवांस टेक्नोलॉजी जो इंडिजिनस बेस्ट अवेलेबल है तो, और पैसेंजर्स का ट्रैवल एक्सपीरियंस कुछ नया, ये सब चीजें मिला के ट्रेन तैयार करनी है सोचा था। एक चीज उसमें टेक्नोलॉजी की बात आपने की, तो ये था कि भाई सारा लोकोमोटिव तो इसमें नहीं होगा, राइट, ट्रेन सेट सारा जो प्रोपल्शन इक्विपमेंट है या जो होटल रोड का इक्विपमेंट यानी एयर कंडीशनिंग, ये सारा अंडरस्टैंड, जिससे ट्रेन में ऊपर जितनी एरिया है बोर्ड के ऊपर पैसेंजर्स की एमिनिटीज के लिए रखी जा सके और जो बेस्ट फैसिलिटी पॉसिबल होती जाए। एक तो ये माइंड में बड़ा क्लियर था सबके। दूसरा स्पीड, हमने कहा स्पीड 160 तक का ही एक ट्रैक था, तो 160 के हिसाब से बनाए, 180 पे टेस्ट होगी, और चूंकि 160 किलोमीटर के और ट्रैक आ जाएंगे तो उनमें ये चले, ये थिंकिंग थी। अच्छा, फिर चूंकि वो एक तरह से दिल्ली भोपाल के माइंड में था, तो वो डे ट्रेन है, तो ये चेयर कार ट्रेन, कितने कोचेस हों, ये सब डिसीजन, ये सब नजर रख के किया कि भाई 16 कोच का ऑप्टिमम रहेगा। पैसेंजर एक्सपीरियंस के नाम पे जैसे आपने कहा कि कुछ फीचर लोग ने सोचा जरूर देने चाहिए, जैसे एग्जीक्यूटिव क्लास में रोटेटिव सीट, टच फ्री फिटिंग, राइट, डिफ्यूज लाइट, टच फ्री टॉयलेट फिटिंग, टच फ्री लाइटिंग के अलावा
talk back facility, CCTV surveillance, पैसेंजर इंफॉर्मेशन सिस्टम, राइट, जो कंटिन्यूअस आपको अवेलेबल हो। और वो एक फैसिलिटी देनी थी कि वाईफाई नॉर्मली आप देखें कुछ एरिया में सिग्नल नहीं होता है तो वहाँ पे नहीं हो जाता, ऐसा नहीं हुआ। इंटरप्टेड वाईफाई में लोगों को मिले और हम लोगों ने जानबूझ के अनुभूति कोच वगैरह के मुकाबले सीट्स के बैक में कोई मॉनिटर इसलिए नहीं लगाया कि हम अनइंटरप्टेड वाईफाई देके और फिर पैसेंजर अपनी डिवाइस में जो स्मार्टफोन से बजाय इसके कि हम सबको मॉनिटर प्रोवाइड करें और उसमें एक लिमिटेड एंटरटेनमेंट दे सकें। तो ये सब चीज़ें माइंड में रख के डिज़ाइन किया था कि भाई ये तीनों चीज़ें एक साथ मिले, सुपीरियर एस्थेटिक्स एंड एक्सटीरियर लुक्स ऑफ द ट्रेन विद एरोडायनामिक शेप। एक नई चीज़ लोगों को दिख ले, पैसेंजर एमेनिटीज जो मैंने अभी आपको बताया, और स्पीड। यस, तो ये तीनों का मिश्रण करके प्रोडक्ट बन जाए, ये कोशिश थी हमने। सर आप अभी जो मतलब आपका ये टारगेट था, बट इसके पहले भी मतलब वो पोस्ट पे बहुत से लोग रह चुके हैं, बट अहेड ऑफ इट्स टाइम वाला एक टेक्नोलॉजी सोचना, लाइक आज अगर वंदे भारत ना होती तो वैसी ट्रेन आने में मे बी और 20 साल लग जाते उस टेक्नोलॉजी की। तो आपका एक माइंड थॉट या ब्रेन चाइल्ड कैसे वो इनोवेशन आया आप में कि ऐसी एक हम ग्राउंड ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी या ट्रेन बनाते हैं जिससे इंडियन रेलवे का पूरा फेस चेंज हो जाएगा? तो देखिए, मन में तो था पहले से, और मौका मिल गया जब इंडिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री का जनरल मैनेजर बनाया गया। चूंकि पोस्ट खाली थी तो फर्स्ट इम्पॉसिबल थी। फिर कई चीज़ें हो गई जो जिसको फॉर्च्यून माना था। एक तो वहाँ पे बड़ी अच्छी टीम बन गई जिसके लिए मैंने कुछ नहीं किया, वो वहाँ पे थी। ओके, वो सालों से वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और इसके तहत उन्होंने बहुत कुछ सीखा था। उन सबके भी मन में था कि एक आउट ऑफ द बॉक्स एक नई चीज बदल जाए। वो आधा काम तो वही हो गया जब इतनी अच्छी टीम आ, बराबर। और एक जुनून सबके माइंड में आ गया कि भाई एक ऐसी चीज जो कि एक ट्रांसफॉर्मेशनल होगी, जो आप कह रहे हैं, वो बना के हम लोग को देनी है। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ मेरे माइंड में था, जब मैंने बताया टीम मेंबर्स के भी माइंड में था। जब वो एक एनर्जी एक साथ सिनर्जी में बन गई तो एक अच्छा काम हो गया। और हम लोग फॉर्च्यून ने साथ दिया, हम लोग के पहले अटेम्प्ट में सक्सीड कर गई। लेकिन ये है कि कोशिश पूरी मन लगा के सबने की, और मैं उनसे कहता रहता था कि हो सकता है कि सक्सीड ना करे, लेकिन एक बार सही होगी, 2 बार सही होगी। अल्टीमेटली अगर आप अपनी लाइफ, अपना पैशन, अपना कमिटमेंट सब दे रहे तो सक्सेस आपसे दूर नहीं। तो ये करने के पीछे मंशा यही थी, और ऐसे भी। सर, आपने अंडरस्लैंग इक्विपमेंट्स का मेंशन जो किया, तो उस टेक्नोलॉजी पे बेस्ड मुंबई की एक एसी लोकल भी है, तो उसमें भी आपका योगदान रहा है। हाँ, उसके बारे में सर एक शॉर्ट। देखिए, जो पहले एसी लोकल बनी थी BHEL की, राइट, वो अंडरस्टैंड नहीं थी ऑन बोर्ड। जब ट्रेन 18 की डिजाइन फाइनल हो गई, उस पर काम शुरू हो गया, तब ये हम लोगों ने मिलकर डिसाइड किया कि यही टेक्नोलॉजी LENU और ELU में भी डाली है, राइट। उसको इसीलिए मैं सिस्टर्स ऑफ ट्रेन 18 या एग्जैक्टली, जो पैरेलल उस पर काम शुरू हुआ। एक बहुत बड़ी बात थी कि इंडस्ट्री का सपोर्ट, ये सिर्फ ICF तक किया हुआ ऐसा नहीं। जो भारतीय रेलवे इंडस्ट्री है वो ICF से ज्यादा डेवलप हो गई थी, बिकॉज उन्होंने कोई ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल तो नहीं। एग्जैक्टली। और इनोवेशन R&D उनका स्ट्रॉन्ग है। तो वो एक फॉर्च्यून था कि हमारे पास अवेलेबल थी लोकल इंडस्ट्री के थ्रू वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ अ ट्रेन व्हिच कुड बी कवर्ड थ्रू इंडिजिनस एफर्ट ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। तो चूंकि वो अवेलेबल था तो हम लोग ये 2 वेरिएशन भी सोच पाए। चूंकि ट्रेन 18 अक्टूबर में निकाली, हम लोगों ने ये प्लान किया था कि विद इन मंथ्स ऑफ दैट ये एक प्रोटोटाइप भी निकल जाए। तो जहाँ तक मुझे याद है, नवंबर में शायद अंडरस्लैंग मेमो की, और दिसंबर में अंडरस्लैंग ये यस। तो वो सब सिनर्जी एक साथ हो गई और कर पाए। सर, अभी रिसेंटली एक यूरोपियन किसी हैंडल ने ट्वीट किया था उनका एक फोटो जिसमें वंदे भारत का वेक्टर यूज़ किया गया। मतलब देखा जाए तो एक ग्लोबली एक डिमांड जैसी आ रही है वंदे भारत ट्रेन सेट्स को। तो क्या हम ऐसा देखते हैं कि फ्यूचर में
और अगर देखते हैं तो कहाँ पे कि पूरा ट्रेन सेट एक्सपोर्ट कर पाए। जैसे बांग्लादेश को हम लोग LHB कोचेस देते हैं, श्रीलंका को DME देते हैं। तो इज इट पॉसिबल एंड वेयर वी लुक टू एक्सपोर्ट द? देखिए, अभी तक भारतीय रेलवे जो कुछ भी एक्सपोर्ट करती है, चाहे लोकोमोटिव्स हो या कोचेज हो, वो ज्यादा उन्हीं कंट्रीज में गई है जहाँ पे इंडियन लाइन ऑफ क्रेडिट के अगेंस्ट वो आपकी चीजें खरीद सके। कॉम्पिटिटिव बिडिंग के थ्रू बहुत 2-4 ही ऑर्डर मिले होंगे आज तक भारतीय रेलवे। वंदे भारत के साथ ऐसा हुआ कि देखिए, जो कंट्रीज हैं जो इंडियन लाइन ऑफ क्रेडिट के अगेंस्ट खरीदती है, पास की हुई बांग्लादेश, श्रीलंका, अफ्रीका में वो ज्यादातर डेवलप रेलवे नहीं है, उनमें इलेक्ट्रिफिकेशन लेनी, तो वहां पे वंदे भारत एक्सपोर्ट करने का भी सवाल नहीं उठता। अब एक डीजल वर्जन बनाया, एक पॉसिबिलिटी है, लेकिन अगेन ये इन कंट्रीज के पास इतना पैसा नहीं है कि अभी वो खरीद पाए इन टेक्नोलॉजीज की तरफ देखें। अच्छा, इसके दूसरी तरफ अगर आप डेवलप कंट्रीज देखें, यूरोप, जापान, चाइना, कोरिया, तो उनकी अपनी है और उनके पास पैसे की कमी नहीं है। वो कुछ पैसा बचाने के लिए भारत की ट्रेन इंपोर्ट करेंगे, ये वो अभी नहीं होगा क्योंकि अभी हम उस वर्ल्ड क्लास में पहुंचे भी ईमानदारी की बात है। मिडिल लेवल कंट्रीज हैं, आप इधर से शुरू करें तो देखिए इंडोनेशिया, थाईलैंड, ईरान, इराक, तुर्की, अर्जेंटीना, कज़ाक, चिले या कजाकिस्तान आप कह सकते हैं, उज्बेकिस्तान, साउथ अफ्रीका, ये कंट्रीज इंडियन लाइन ऑफ क्रेडिट पर डिपेंडेंट नहीं है। इनके पास अपनी टेक्नोलॉजी नहीं है ऐसी ट्रेन सेट की, तो ये इनको इंपोर्ट करना है। ये भारत से इंपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि उनको सस्ती पड़ेगी और मोरलेस जिस तरह की ट्रेन वो इंपोर्ट कर रहे हैं उसके मुकाबले एडवांस्ड। प्रॉब्लम ये है कि इनमें अर्जेंटीना, चिले छोड़ के कहीं भी ब्रॉडगेज, स्टैंडर्ड एंड नैरो, स्टैंडर्ड है मीटर गेज, तो फिर कैसे इसको टैकल किया जाए? एक तो आप स्ट्रॉन्ग मार्केटिंग करें और अर्जेंटीना में जहां पे ब्रॉड गेज है वहां आप बेचने की कोशिश करें राइट्स के थ्रू, अदरवाइज वो एक पॉसिबिलिटी है। अच्छी मार्केटिंग की जरूरत है, एक तो वो करना चाहिए। इस बारे में लिख भी चुका है, शायद कुछ काम हो भी रहा हो इस तरफ। तो मुझे अब ऐसा लगता है कि हमें स्टैंडर्ड गेज का वंदे भारत वर्जन डेवलप करना चाहिए, शुरू में 200 किलोमीटर तक जो पॉसिबल है, और उसके बाद कुछ वक्त और दीजिए, ट्रायल एंड एरर या कुछ कंसल्टेंसी के साथ आप 240 तक की बात कर सकते हैं। उससे ज्यादा नहीं, उससे ज्यादा हमारी कैपेबिलिटी अभी नहीं है, वो धीरे धीरे आएगी। वो आप डेवलप करिए, तो सवाल ये पैदा होगा कि जब आप डेवलप कर लेंगे तो चलेगी कहाँ? बस स्टैंडर्ड गेज नहीं है और 200 किलोमीटर का ट्रैक भी नहीं है। तो एक उसका सोल्यूशन जो मेरे को समझ में आता है कि आप जो मुंबई अहमदाबाद का ट्रैक तैयार होता है, आप उसके हिसाब से बनाए और चूंकि ट्रैक हमारा है जापानीज असिस्टेंस के करीब स्लैक टाइम में इसमें हमारी स्टैंडर्ड गेज की ट्रेन चलेगी, तो आप प्रूव कर पाएंगे इसको। जब आप वो प्रूव कर लेंगे तो स्टैंडर्ड गेज की ऐसी कंट्रीज, ईरान, इराक और भी कुछ स्टैंडर्ड गेज की कंट्रीज, वो आपसे लेने की पोजीशन में आ सकते हैं। तो ये एक रोड मैप है। एक तो आप ब्रॉडवे जो बना रहे हैं इसको सब वेरिएशन आप कोशिश करें, उनकी ओवरहेड वोल्टेज फर्क हो सकता है, करना पड़ सकता है आपसे, और दूसरा स्टैंडर्ड गेज का वर्जन आप डेवलप करें, और ये इस पे काम होना चाहिए। ये आप करेंगे तभी आप एक्सपोर्ट कर पाएंगे, वरना एक्सपोर्ट आप नहीं। तो सर, जब अभी आपने जो बात की हाई स्पीड की, तो वी हैव वर्क ऑन वेरियस प्रोजेक्ट्स विद जो अभी मुंबई अहमदाबाद बन रही है NHSRCL के साथ, तभी भी ख्याल आता है कि ठीक है, जो फर्स्ट टाइम टेक्नोलॉजी है, जो फर्स्ट मेट्रो रही इंडिया की, वो भी आउटसोर्स थी। आज वो बुलेट ट्रेन शिनकानसेन डायरेक्ट हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं। बट आपने जो एक स्पार्क क्रिएट किया है ICF में या इंडियन रेलवेज में कि एक वर्ल्ड क्लास ट्रेन बनाने की ट्राई करने का, या जो वंदे भारत है, तो क्या आप ऐसा देखते हैं कि अगले 10 या 20 साल में इंडियन रेलवेज या फिर उनकी सब्सिडरी या फिर इंडियन ब्रांड्स वुड बी कैपेबल टू मेक आवर ओन 300 kmph प्लस ट्रेन्स? आपने अच्छा लंबा टाइम पीरियड दिया है, तो मेरे ख्याल से हो सकता है। ये आप
जो स्टैंडर्ड गेज मैंने बात की 240 तक। आप एक अच्छी टीम को ICS ये जिम्मेदारी दीजिए, लीडरशिप कमिटेड और बहुत जरूरी है, उसके बिना राइट, वरना इस 6 साल में बहुत काम हो जाता है। इनको आप दीजिए और ये स्टैंडर्ड गेज वर्जन आप डेवलप करिए अपनी 200 किलोमीटर पर आवर। ये पूरा टाइम फ्रेम बनने का, ट्रायल का, थ्रू आउट, ये 3 से 5 साल का हिसाब ये समझिएगा। राइट। और एकदम फाइनल अच्छा प्रोडक्ट तैयार होते होते जो आप एक्सपोर्ट कर सके 5 साल लग जाए। ओके। जब आप वो कर लेंगे तब नेक्स्ट स्टेप वो आएगा जो आप कह रहे थे 300 या इसके साथ बहुत कुछ सीखेंगे आप करने में, कंसल्टेंसी से आप सीखेंगे और आप जो खुद करके जो कॉन्फिडेंस आता है वो बिना किए नहीं आ सकता। एग्जैक्टली। उसके बाद अगले 5 साल के फ्रेमवर्क में आप 300 किलोमीटर की ट्रेन की बात कर सकते हैं पहले से एज अ सेकेंड स्टेप। तो 10-12 साल में ये हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? और उसके लिए कहा बीच में एग्जैक्टली यू हैव टू स्टार्ट नाउ। सर जो मैंने डेली मेंटेनेंस हो या जो SS1 शेड्यूल हो उसका जो जब भी डॉक्यूमेंट्री की तभी जब भी देखा कि चलो फर्स्ट टाइम है तो एक नई ट्रेन ऑपरेट करने या उसको ओपन या ये करने में थोड़ा डिफिकल्टीज या फिर क्यूरियोसिटीज आती है। तो वंस ये अगर मेन स्ट्रीम हो जाए तो आपको क्या लगता है कि एग्जिस्टिंग ट्रेन्स का मेंटेनेंस और वंदे भारत ट्रेन का मेंटेनेंस ये मतलब डिफिकल्ट रहेगा या इजियर रहेगा फॉर द एग्जिस्टिंग स्टाफ या जो शेड्स है? या पहले जब वंदे भारत इंट्रोड्यूस हुई थी तो मैंने ये कहा था कि इसको कंसोलिडेट करके 2 डिपो 3 डिपो से ज्यादा ना ले। ओके। तो वो तो नहीं हुआ, वो बहुत स्प्रेड आउट हो गई और हर जगह। तो मुझे नहीं लगता कि इतनी जगह से अलग अलग चलाई गई, पॉलिटिकल रीजन हो या जो भी हो, तो वो एक्सेप्ट 1 और 2 डिपोज में बहुत अच्छे से स्टाफ क्यों हो ऐसा नहीं हुआ। अभी बहुत AMC पे ही डिपेंड कर रहे हैं स्टाफ। तो चलिए वो तो अब हो गया। इसके बाद जितने डिपो आपने वंदे भारत के लिए बना रखे हैं या बना रहे हैं उनको कंसोलिडेट करिए। और मैन पावर की ट्रेनिंग बहुत जरूरी है, हर चीज आप नहीं कर सकते। राइट। तो वो एक ट्रेनिंग का एक्सपीरियंस का एक आगे का एक्सरे होना चाहिए जिससे वो कम से कम वंदे भारत की लेवल की मेंटेनेंस खुद करने में सक्षम हो जाए। कुछ चीजें आप आउटसोर्स करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन बाय एंड लार्ज डिपेंडेंस कम करिए। शायद शहपूर बस्ती या मुंबई में डिपो में हो रहा हो काफी कुछ। यस सबसे ज्यादा तो शहपूर बस्ती में ही हुआ हो, लेकिन आपने इतनी जगह चला रखी है तो अब आप इसका फायदा उठाइए, सब जगह इसको ट्रेनिंग और उसका एक्सपीरियंस बढ़ाने का काम होना चाहिए। वो उतना शायद नहीं हो पा रहा है चाहिए, लेकिन उसके बिना कोई रास्ता नहीं है। अदरवाइज मेंटेनेंस बहुत महंगी हो जाएगी। एग्जैक्टली। आप इतने लोगों से नहीं कराएंगे तो एक्सपेंसिव पड़ेगी और वो शायद रेवेन्यू में उतना पैसा मेंटेनेंस के लिए मिलना मुश्किल हो जाए। फाइनेंसेस है, इसलिए खुद करने का ये जो आपने सवाल पूछा ये इसके कंसोलिडेशन की जरूरत है। सर जैसे आपने कहा कि पिछले 6 साल में जब से ट्रेन 18 सर्विस में आई है तब से उस पर आइट्रेशन बहुत माइनर रहे हैं जी। अभी हम लोग देखने वाले हैं कि इसका स्लीपर वर्जन विच वाज सपोज टू बी ट्रेन 20 बट या कोविड एंड ऑल के कारण डिले हो गया, बट वो उसका अभी तक फेस वगैरह कुछ रिवील नहीं हुआ है। तो जो एग्जिस्टिंग ट्रेन को जो कैटल रनओवर या एनिमल रनओवर होता है तो उसका नोज डैमेज इजीली हो जाता है। तो स्लीपर वंदे भारत बनाते समय ये आइट्रेशन क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं या फिर करने चाहिए? देखिए, एक तो मैं आपको बता दूं कि ट्रेन 20 जो थी वो स्लीपर वर्जन तो थी, बट वो एल्यूमिनियम बस। ओके। वो एक अलग ओके वो कभी फिर उससे बाद में बात। जो स्लीपर वर्जन था उसका नाम हम लोग ने ट्रेन 19 ओके वो हम 2019 के तक निकाला है, बन जाएगी। हम लोग अच्छे से आ गए हैं। आपका स्पेसिफिक क्वेश्चन जो कैटल रनओवर का है, देखिए हम लोग ने जब बनाया था तो ये था कि 160 के हिसाब से, और 160 के लिए ट्रैक का फेंस्ड होना जरूरी है, CRS का स्टिपुलेशन। तो हम लोगों ने ये सोचा था कि भाई ये कैटल रनओवर की सिचुएशन तो इसमें आएगी नहीं। फिर भी ये कहा कि अगर आएगी भी तो इसका फ्रंट जो है स्ट्रक्चर के आगे जो फाइबर ग्लास का FRP का जो स्ट्रक्चर है वो ऐसा हो कि भाई वही डैमेज हो स्ट्रक्चर में। हाँ राइट। और जब डिपो में ट्रेन पहुंचे तो उसको रिप्लेस कर दिया गया। रिप्लेस करना बहुत आसान नहीं है, लेकिन
ओवरनाइट हो सकता है, पंपर रिप्लेसमेंट जैसा। और थोड़ा महंगा प्रोपोजिशन है, लेकिन उसके अलावा कोई रास्ता नहीं था। ओके, अगर हम उसमें कैपिटल गार्ड लगाते तो देखिए ट्रेन की एस्थेटिक्स ही खत्म। या डिफरेंट हो जाता पूरा। तो अभी भी वो नहीं लगाया, वैसे ही बन रहा है। अब उम्मीद है काफी कुछ फेंसिंग का काम चल रहा है। इट इज प्रोग्रेसिव, वेरी प्रोग्रेसिवली फेंसिंग ऐसी हो जाएगी कि ये सिचुएशन नहीं आएगी। सर अभी आजकल के न्यूज़ में जो कुछ होता है, मतलब रेलवेज के रिलेटेड, तो बाकी कुछ भी हो पर टारगेट वंदे भारत को किया जाता है। लाइक अगर मेरा कुछ क्रिएशन है, जैसे मैं एनिमेशन बनाता हूँ, अगर कुछ भी हो और उस पर कोई टारगेट करे तो आई वुड फील बैड। तो वो फिर आपको कैसे ये एक फील होता है कि अगर कुछ भी हो तो वंदे भारत को ही आजकल टारगेट हो रहा है? इसके रीजन में जाना होगा। वंदे भारत हैज बीन ओवरसोल्ड। ओके, या मेरे ख्याल से मैं कह रहा हूँ ओवरसोल्ड। वो भी ठीक था, आप ओवरसेल करें, पर साथ में जो कॉमन मैन के ट्रैवल के वोज हैं उसको इग्नोर कर दिया गया। एसी कोचेस बढ़ा दी गई, नॉन एसी कम की गई। ओके यार, एसी कोच सारी ट्रेन एसी हो जाए ये तो मैं भी मानता हूँ, लेकिन उसके लिए एक विजन होना चाहिए। एसी कोच ज्यादा करके आपने नॉन एसी कम किए, लोगों को ट्रैवल करना ही नहीं है। वो अनऑथराइज्ड एसी कोचेस में जाने लगे लोग, वो सोशल मीडिया पे वायरल हो गया। एक नैरेटिव ये बनना लगा कि सरकार से वंदे भारत और स्टेशन ब्यूटिफिकेशन में लगी हुई है, कॉमन आदमी के बारे में नहीं सोच रही। तो वो नैरेटिव जो बन गया, वो उस चक्कर में वंदे भारत बदला होने लगे। या एग्जैक्टली। तो अब थोड़ा नेचुरल भी है भाई, अगर आप कॉमन आदमी को नहीं देखेंगे तो ये वंदे भारत के ऊपर इतना स्ट्रेस रहेगा, तो लोगों का ये नैरेटिव आना थोड़ा नेचुरल था। तो मुझे ये नैरेटिव आया, बुरा तो लगता है लेकिन उतना बुरा नहीं लगता, बल्कि मैं ये कहता हूँ कि वंदे भारत में इम्प्रूवमेंट करिए। आप इम्प्रूवमेंट जो नहीं कर रहे हैं वो ज्यादा बुरा लगता है। और कॉमन मैन के ट्रैवल की तरफ भी ध्यान दीजिए। तो वो इस तरह से ये बात सामने आई कि कॉमन मैन के ट्रैवल पे भी ध्यान देना है, तो अच्छा है बात सामने आई। उस चक्कर में थोड़ा बहुत वंदे भारत कैजुअलिटी हुई तो ठीक है, ये कोलैटरल डैमेज। तो सर ये तो सब वंदे भारत के रिलेटेड मेरे जो कुछ डाउट्स थे ये तो क्लियर हो गए। अभी एक अपार्ट फ्रॉम द रेलवे पार्ट, आप रेल फैन भी है एक काइंड ऑफ, और एज ए रेल फैनिंग पर्सपेक्टिव अगर मैं देखूँ तो जो कभी कभी लोकोस की डिफरेंट लाइब्रेरीज आती थी पहले, तो रेल फैंस वर वेरी एक्साइटेड कि आ रहा है, आजकल वो कम हो गई है। तो देखिए, मैं रेल फैन नहीं हूँ, रेल फैन लोगों का दोस्त हूँ। वाओ, रेल फैन एक अलग ब्रीड है। उनको रेल के बारे में हमसे ज्यादा पता है। अरे बाबा, और वो दिल से रेलवे को चाहते हैं, लोग भी चाहते हैं, लेकिन वो अलग ब्रीड है। मैं हमेशा कहता हूँ कि ज्यादा नॉलेजेबल भी है और रेलवे के बारे में पैशनेट हैं। हर रेलवे मैन इतना पैशनेट हो जाए तो रेलवे कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगी। और आपने जो ये बात कहा, ये स्टीम के जमाने में बहुत एक रहता था ब्लैक ब्यूटी कंपटीशन। हर शेड का एक डिवीजन में कई शेड होते थे, उनका कंपटीशन होता था और नहीं बड़ा प्राइड फील होता था लोगों को, शेड वालों को, अगर उनका चमकता हुआ लोकोमोटिव वो फर्स्ट सेकंड आए ब्लैक ब्यूटी कंटेस्ट में। बाद में डीजल में भी होने लगा। उसमें ब्यूटी के अलावा टेक्नोलॉजी या इनोवेशन पे भी जोर रहता था और काफी मन लगा के लोग ये काम करते थे। अब आपसे ये थोड़ा समझ में आ रहा है कि शायद वो ट्रेडिशन अब कम हो रहा है, बंद नहीं बट कम हो रहा है। और लिवरी पे भी उतना ध्यान नहीं। हालांकि इधर कुछ मैंने बड़ी इमेजिनेटिव लिवरीज देखी हैं, खासकर से तुगलकाबाद से। यस, तुगलकाबाद आज भी दे रहे हैं मार्टियर्स पे। तो एक सिर्फ रेल फैंस के लिए नहीं, एक रेलवे के एक जंगी प्राइड लेवल को अच्छा रखने के लिए जरूरी है। मैं मानता हूँ कि अगर ये काम हो रहा है तो इसको बढ़ाना चाहिए। तो सर दैट्स इट, थैंक यू, आपने आपका वैल्यूएबल समय हमें दिया, मुझे दिया। एंड सर ने एक बात कही कि जब तक खुद नहीं करते तब तक कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ता। तो लाइक मुझे खुद ऐसे वीडियोस करने उतना यूज तो नहीं, वो तो थोड़ा क्या मोटिवेशन नर्वसनेस होती है, बट सर के वो एक मोटिवेशन से अभी थोड़ा और कॉन्फिडेंट फील कर रहा हूँ। एंड होपफुली कि आगे भी ऐसा ऑन कैमरा वीडियो और ऐसे क्विक इंटरव्यूज लेता रहूँगा। तो सर बहुत बहुत थैंक यू। ऑल द बेस्ट। एंड आई होप कि मेरे बनाए हुए, हमारी टीम के बनाए हुए वीडियोस आप ऑर्गेनिकली आप तक पहुंचेंगे तो आपको पसंद आएंगे। आगे भी आप और अच्छे वीडियो बनाए, ऐसी कामना है। थैंक यू सर। चलो।